आपके आंसर से ये प्रतीत होना चाहिए कि आप कितने एडमिनिस्ट्रेटिव हो। जो वो जगह है उसका काम है कि आपको शिक्षण और प्रशिक्षण इतना मजबूत देना कि आप कैसी भी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सको, तैयार कर सको। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो आप शुरू से आखिरी तक पढ़ते हैं। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में बैठे हैं और 20 जनता मेरे सामने है और सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। सभी को सटीक तरीके से शाब्दिक सीमा में रहते हुए आपको आंसर करना है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ हमारे ज्ञान का ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी टेस्ट लेती है। इसकी तैयारी के दौरान हमारे दोस्त कब पीछे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम सब इसकी तैयारी के दौरान किसी अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और इसका प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है यूपीएससी और मानसिक स्वास्थ्य। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 गेस्ट आ रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सबका स्वागत करेंगे उन सबका। तो हमारे जो फर्स्ट गेस्ट हैं वो हैं ऐश्वर्यम प्रजापति, जिन्होंने इस वर्ष यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में AIR 10 रैंक प्राप्त की है। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं गौरव सर, जो 2016 बैच के अधिकारी हैं। और हमारे आज के इस सेशन के जो अंतिम गेस्ट हैं वो हैं कंचन चौधरी, जो IS एकेडमी लबासना में योगा कोच रह चुके हैं। और अब बिना देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मैम, मेरा नाम साहिब बाबू है। मैं बिहार से मुजफ्फरपुर से रहने वाला हूँ। मेरा पहला सवाल ऐश्वर्या मैम आपसे है कि आखिर क्या ढूंढता है यूपीएससी हमारे में और हमें क्या करना चाहिए। यूपीएससी हमारे में क्या ढूंढता है, ये सवाल का जवाब आपको खुद ही मिलेगा जब आप देखेंगे कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, है ना। डिमांड्स इन द सेंस प्रैक्टिकल टर्म्स में कहा जाए तो यूपीएससी को आप एक एग्ज़ाम की तरह देखें और उसको कैसे क्रैक करना है, उसको कैसे पास करना है। जब आप उस माइंडसेट से पढ़ेंगे और उस माइंडसेट से अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, तैयारी रखेंगे, उस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो आप में चाहता है कि आप देश दुनिया में हो रही कोई भी चीज़, कोई भी घटना को कितने खुले मन से, कितने खुले विचार से देखते हैं। उसके बारे में क्या आप अपनी राय बना पाते हैं। आपकी राय क्या आप 4 या 5 लोगों के बीच में जो उसी तरीके का एक्सपीरियंस रखते हैं उनके सामने वो व्यक्त कर पाते हैं। कितना रैशनली आप सोच पाते हैं, कितनी लॉजिकल थिंकिंग आप लगा पाते हैं, और उससे ऊपर आप कितने एक सेंसिटिव इंसान हैं। ये सारी चीज़ें आप में मूलतः यूपीएससी देखता है। एक परीक्षा के संबंध में देखा जाए तो परीक्षा के कुछ नियम होते हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट या विद्यार्थी हमें पूरे करने होते हैं या हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि हम फोकस्ड रहें, डेडिकेटेड रहें, मेहनत करें तो ईमानदारी से करें। सो यही सारी चीज़ें, यही जो कोर वैल्यूज़ हैं, यही यूपीएससी हम में तलाशता है। हेलो सर, गौरव सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है? देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं कि अगर हमें कोचिंग ज्वाइन करना है और कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। कोचिंग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा नहीं सकती है। कोचिंग आपको IAS नहीं बना सकती है। अगर हम रोल माने कोचिंग का तो टेस्ट सीरीज के मामले में कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू, मॉक टेस्ट के लिए आप कोचिंग जा सकते हैं। लेकिन अगर यूपीएससी के सारे सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं। डिसीजन लेना है कि आप का 2 साल आपको कोचिंग में ही निकल जाएगा और उससे कम समय में अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि जैसे यूपीएससी का जो टोटल एग्ज़ाम है उसका डे बाय डे आप किस तरह से आप देखते हैं। जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया, तो इन तीनों को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप खुद तैयारी कर सकते हैं तो खुद तैयारी कर लीजिए। मॉक टेस्ट का सहायता लेना है तो मॉक टेस्ट कर लीजिए। और मेरा अपना जो मानना है वो आपको सबसे बेहतर जो आपको गाइड करेगा वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। इसे ही आप अपना कोचिंग माने, इसे ही आप अपना भगवत गीता माने या इसे ही आप अपना कुरान माने।
और इसी के अनुसार आप तैयारी करें और आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है उस हद तक जो यूपीएससी की डिमांड करते। जैसे मैम ने ही आपको समझाया कि कोर वैल्यूज़ पे फोकस करो, आप ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो, अच्छे से समझदारी रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, और बस यही चीज़ें करने का है। और टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आप कोचिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको सतर्कता के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि जो यूपीएससी का पैटर्न है वो आप देखते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कहाँ आप जा रहे हैं और अच्छी तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो कोचिंग का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 2-3% ही आपको मदद कर पाएगा, बाकी आपको खुद से ही करना है। कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से करिए तैयारी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरा प्रश्न कंचन जी से है। तो कंचन जी, जैसे कि आपके बारे में है कि आपने लबास्टा के अंदर काफ़ी सेशन लिए हैं और यूपीएससी की जर्नी जो होती है काफ़ी कठिन होती है, जिसके अंदर काफ़ी प्रेशर जो है एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। तो उस कठिन जो वक्त होता है उसके अंदर प्रेशर को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं योग के द्वारा। तो कुछ ऐसी टिप्स जो जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ ऐसे प्राणायाम या कुछ ऐसे व्यायाम आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम के नाम से डरने लग जाते हैं। फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट्स पास आने लगती है, वैसे-वैसे धड़कनें बढ़ने और ज़्यादा लग जाती है, एंग्ज़ायटी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि अब क्या होगा? मैंने इतना सिलेबस था, मैंने वो पूरा किया कि नहीं? ये सब होगा कि नहीं? तो सिंपल सा है, आपको उसके लिए थोड़ा-सा अपनी ब्रीदिंग पे फ़ोकस होना पड़ेगा, और वो सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप इसको अमूमन अपनी ज़िंदगी में भी अगर आप देखेंगे, तो जब आप बैठे हैं, आप कैसे बैठे हैं पहले तो वो देख लीजिए। हम कैसे बैठे होते हैं? पसर के, गुड़ के, गिर के। हम लोग अपनी स्पाइन को स्ट्रेट तक नहीं रखते। छोटा-सा काम है, शरीर है आपका जो सारी चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाता है, पर हम उसी के लिए अवेयर नहीं है। अब उसके बाद में आती है ब्रेथ। जब ढांचे के प्रति सजग नहीं है तो ब्रेथ के लिए तो आप अवेयर हो ही नहीं सकते। तो उसमें जब आप जितना अपनी ब्रेथ के लिए सजग हो जाएँगे कि आप इन्हेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसका रेशियो क्या है? मतलब कि आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, सिर्फ छाती वाले भाग तक ले रहे हैं, या सिर्फ आप एब्डोमेन से भी अपनी ब्रीदिंग को कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप अपनी ब्रीदिंग को गहरा करते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, आप उसमें अपनी कामनेस को खत्म नहीं करेंगे। आप में एंजाइटी जैसे सिम्पटम्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी ब्रेथ को रेगुलेट कर लिया है। अब प्राणायाम जो हो गया कि प्राण प्लस आयाम, अर्थात कि जो आपकी वाइटल फोर्स है, जो आपकी ब्रेथ है, वो उसका टूल है। अब उसको आप कैसे रेगुलेट करेंगे वो आप देखेंगे, किस तरीके से आप। तो उसमें सबसे पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे हैं? मुट्ठी बनाइए सब लोग, हम ऐसे करके भी देख सकते हैं। पहले तो सब सीधे बैठिए, मैंने कहा उसके बाद में भी लोग सीधे नहीं बैठे हैं। सीधे बैठिए। अब अपनी मुट्ठी बनानी है, अपनी फर्स्ट 2 फिंगर, ये जो लास्ट की रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, उसको फ्री कर देना है, थंब को फ्री रखना है। इसको अपने, आप चेयर पर बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में लगा कि नहीं बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, बहुत एक्सोटिक लग रहा है, आंखें बंद की, इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सहेल किया राइट से, फिर से इनहेल किया लेफ्ट से, आंखें बंद करनी है। मैंने आंखें इसीलिए बंद की थी कि आप सब भी करें। यस, इनहेल किया राइट से, एक्सहेल किया लेफ्ट से। इस तरीके से एक राउंड होता है, और उसको आप जितना ज्यादा कर सकते हैं वो अपनी स्पीड, अपने रिपीटेशंस को बढ़ा दीजिए, टाइम को बढ़ा दीजिए। अब लग रहा है कि कौन मुट्ठी बनाए, कौन हाथ करे, तो सिंपल आप बैठे हुए हैं, सिर्फ आंखें बंद करके अपने श्वास को गहरा कर दीजिए। आप देखेंगे जब आप ब्रेथ को गहरा करते हैं, अपने आप आपका ब्रेन शांत होने लग जाता है। भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, कानों को बंद करना है अपनी इंडेक्स फिंगर से, और हमिंग भी साउंड क्रिएट करनी है। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो कैसी भी सिचुएशन हो, आपको विद इन 5 मिनट्स नॉर्मल सिचुएशन में लेकर आ सकते हैं। कितना एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है। मैंने देखा है लोगों को कि मेन से पहले वो जब हॉल के बाहर खड़े रहते हैं तो उनके एक्सप्रेशन होते हैं पानी पी रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को इतना हावी बना लिया कि एक एग्जाम ही जिंदगी है क्या हमारी? नॉर्मल हमें खुश रहना है, एक पेपर है, एक इम्तिहान है, बस जाके देना है, सिंपल। पर उसमें अपने आप को हराना नहीं है, तो उसमें डीप ब्रेथ के साथ खेलना है। जितना ब्रीदिंग स्ट्रांग होगी उतना आप अच्छे से काम कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम
अशरफ है। मेरा क्वेश्चन कंचन जी आपसे है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के बिजी शेड्यूल में योग किस तरह काम आ सकता है? ओके, तो जैसा कि शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, हमें पढ़ने के लिए बहुत सारे सिलेबस होता है, बहुत सारी बुक्स होती है, टाइम नहीं मिलता, तो आप चेयर पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए ही आप अपनी स्पाइन के 6 पॉसिबल मूवमेंट कर सकते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा करना है। जब आप अपने रूटीन में हैं, आप करके भी देख सकते हैं। अभी आप जब सीधे बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। हाथों को इंटरलॉक करते हुए स्पाइन को खींचना है, ऑब्लिक स्ट्रेच देना है, राइट साइड में टिल्ट करना है, वापस इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना है, ऑब्लिक टिल्ट देना है, लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करना है। 3 पॉसिबल मूवमेंट हुए। ट्विस्टिंग करनी है। आप अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, ग्रैब करना है अपनी चेयर को इस तरीके से कि आप अच्छे से अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कर सके, अपने एब्डोमेन ऑर्गन्स को ट्विस्ट कर सकें। तो आपने राइट साइड ट्विस्ट किया, लेफ्ट साइड ट्विस्ट किया, ये नॉर्मल मूवमेंट है जो आप करते हैं। इसमें किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आप अपने आप अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, हाथों को पीछे की तरफ बांधते हैं। तो दीज आर द मूवमेंट। अब वो योग में उसमें ये स्पाइनल मूवमेंट हो गए कि आप बहुत देर तक सिटिंग पोस्चर में जब आप बैठे हुए हैं तो उसमें कैसे अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, ब्रीदिंग का मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ब्रीदिंग को आपको बहुत सहज तरीके से देखना है। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है आपका धारणा, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आपको विवेक लेकर आता है। अब विवेक का क्या रोल आ गया यहाँ पे? विवेक इज द पावर ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये एग्जाम आपका ये मांगता है कि आपने जो पढ़ा है उसको क्या आप वहां पर जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो क्या आप उसको दे पाए हैं? पढ़ तो बहुत कुछ लिया, पर वो सब चीजें क्या हम इम्प्लीमेंट कर पाए? तो उसके लिए आपका ध्यान और आपकी कंसंट्रेशन, धारणा, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ध्यान आप करेंगे तो आप अपने आप को सहज कर पाएंगे। अब ध्यान के लिए बहुत सी बुक में अलग अलग चीजें दी हुई हैं, उसकी कई टेक्निक्स भी हैं। तो हम इसमें सबसे सिंपल टेक्निक को सीखेंगे, वो होती है काय स्थिरम। काय स्थिरम अर्थात आपका जो स्थूल शरीर है, जो आपका फिजिकल बॉडी है, आपको उसको फॉर 3 मिनट्स बिना किसी मूवमेंट के बस शटल एकदम स्थिर छोड़ देना है। जैसे आप बैठे हुए हैं, अपने हाथों को ढीला छोड़ दिया, हाथ बांधने नहीं है, पैर बांधने नहीं है। एक बार आप करके देखिए, आप सब लोगों को फील भी होगा। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, और जब आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे, पहले सीधी आंखों को बंद नहीं करना, एक पॉइंट पे अपने आप को गेज करना है, एक निश्चित बिंदु पर अपने आप को देखना है। जब आप पॉइंट सेंटर्ड हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को न्यूट्रल होने देते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपका शरीर वज्र के समान, मतलब बहुत हैवी होने लग जाता है। आप ही का भार है, पर जैसे आपने इसको न्यूट्रल किया, वो बिल्कुल ढीला किया, तो वो हैवी होने लग गया। जैसे जैसे हैवी हुआ, फिर आपने आंखों को बंद किया। ये आप अपना जब बैठे हुए हैं उस वक्त आपको करना है। फॉर ए मिनट आप सब करके देखिए, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़िए, हाथों को बांधना नहीं है, आंखों को बंद करना है, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जिसको बिना करे आप नहीं समझ पाएंगे। मैं कितना ही ज्ञान दे दूं, उससे नहीं समझ आएगा। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए। नाउ जस्ट टेक ए लॉन्ग डीप इनहेल। फिर से एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे से मुंह से खाली कीजिए, जैसे फूंक मारते हैं। 2 बार और नाक से सांस भरिए, मुंह से खाली कीजिए। एक आखिरी बार, इनहेल थ्रू योर नोज। अब शरीर को बिल्कुल ढीला होने दीजिए। अब बस अपनी स्पाइन को देखना है। अपनी स्पाइन पे जो भी चेंजेस आपको फील हो रहे हैं उनको देखना है, बिकॉज हमारा जो मेरुदंड है, जो स्पाइन है, वो हमारे सारे चक्रास का प्लेस होता है, पोजीशन होती है। तो उसमें अपने चक्रास को विजुअलाइज करना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। जस्ट विजुअलाइज दैम। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप बस उनको देख रहे हैं, सिर्फ अपनी स्पाइन को देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब बिल्कुल धीरे धीरे फिर से वापस आने की कोशिश करनी है, और अब अपनी ब्रेथ के साथ जुड़ना है। अब आप काउंटिंग के साथ अपनी ब्रेथ देखेंगे कि कितने काउंट पे आप ब्रेथ को ले जा पा रहे हैं। मैं काउंटिंग करूंगी, उतना लंबा आपको ब्रेथ को लेकर जाना है। इनहेल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Be still and be calm. Now slowly move your fingers. धीरे से हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाइए. And now gently rub your palms. और फिर कप शेप बनाते हुए अपनी पलकों पर रखना है और धीरे से वापस आना है. तो these are the very simple techniques जो आप during the practice, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ अपनी बॉडी के लिए सजग हुए हैं और आपने कुछ नहीं किया है, तो जो प्रेशर आ रहा है उसको कॉप अप करने में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा. वो आएगा ही नहीं, ऑनेस्टली वो नहीं आएगा. मेरा नाम अमित चौधरी है और मैं बिहार में सुपौल जिला का रहने वाला हूँ. मेरा प्रश्न ऐश्वर्या मैम से है, सही वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें? जी, चयन कैसे करें? जो वैकल्पिक विषय होता है हमारा, सो आप सबको पता होगा कि वो 500 अंकों का होता है. तो मेंस के एग्ज़ाम का जो भी हमारी मेरिट बनती है, उसका एक बहुत बड़ा जो चंक होता है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है वैकल्पिक विषय, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो वो कैसे चूज़ करना है, कितने टाइम में चूज़ करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब भी आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें. कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और कुछ इंटरेस्ट बेस्ड आपका होता है. तो सबसे पहले जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में सोचें तो ये सोचें कि आप कौन से विषय को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा गहनता से और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ सकते हैं, है ना. अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि पहले तो सबसे पहले बेसिक आपको है सिलेबस देखना है, तो आप एक बार जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ऑफ़र किए जाते हैं यूपीएससी से, उनका सबका आप सिलेबस देखिए, सबके टॉपिक्स पढ़िए. आपको ज़रूरी नहीं आप उनसे फेमिलियर हो, बट फिर भी आप एक नज़र दौड़ाइए सब पर, देखिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है, कितने सिलेबस, कितने टॉपिक्स मेंशन किए हैं. थोड़ा कंपेयर करिए कौन सा सिलेबस बड़ा दिख रहा है आपको, कौन सा छोटा दिख रहा है. सिंपली कैसे, किसका सिलेबस 2 पेज में लिखा है, किसका 3 पेज में लिखा है, किसका 2.5 में लिखा है, किसका 1.5 में लिखा है, ये मैंने किया था. उसके बाद जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो आप शुरू से आखिरी तक पढ़ते हैं. हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई. ये सारी चीज़ें आप शुरू से लेकर अंत तक मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे. इसी पढ़ने के दौरान अपना इंटरेस्ट पकड़ना होता है कि क्या मैं हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हूँ. तो ये 4-5 का इंटरेस्ट आपको आपकी शुरुआती जो प्रिपरेशन का टाइम है उससे आपको पता चल जाएगा. फिर आप देखेंगे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके लिए या तो आपको ग्रेजुएशन तक का या पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस एक जनरल डेफिनेशन में कहा जाए तो पढ़ना होता है. तो मान लीजिए अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी लग रही है प्रीलिम्स के लिए पढ़ने में और आपको लगता है कि ठीक है इस सब्जेक्ट के और भी जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं सिलेबस में ऑप्शनल के लिहाज से मैं उन्हें पढ़ लूँगा, 3-4 महीने में इसको दे पाऊँगा, इसमें आंसर राइटिंग कर पाऊँगा, तब आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करें. ये हो गया आपका इंटरेस्ट कि आपको मज़ा किस में आता है. दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि साइकोलॉजी है. अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वो बिल्कुल नया होगा. ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे पर वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के लिए पढ़ना है. उसके संबंध में आपको ये करना चाहिए, आप उसका सिलेबस देखिए, पुराने साल के क्वेश्चंस देख लीजिए. कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिलेबस में टॉपिक लिखा है सेम वही टॉपिक डेफिनेशन पूछा जाता है, तो एक हमें फेमिलियरिटी लगती है कि अच्छा सिलेबस में मेंशन था, यही टॉपिक पूछ लिया है, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, कितना आता होगा, कितने कीवर्ड्स में क्वेश्चन में सिलेबस से ढूंढ पा रहा हूँ. एक ये चीज़ आपको पता चल जाएगी. सो कोई भी एक बेसिक बुक, अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, सो एक कोई बेसिक बुक, एनसीईआरटी, ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी उठाएं, उसको पढ़ें. और इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता है तो जनरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना ही लेना है, कोई सा भी लेना है, तो आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है. तीसरा जो ऑप्शन होता है वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है. उसमें भी सबसे पहला स्टेप आपको अपने ग्रेजुएशन का सिलेबस और जो यूपीएससी के ऑप्शनल का सिलेबस है उसको मैच करना है कि क्या आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में आपने जितना पढ़ा उतना पूरा यूपीएससी में रिक्वायर्ड है, कम रिक्वायर्ड है या ज़्यादा रिक्वायर्ड है. अगर ज़्यादा है तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े थे जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे. ये सारी शुरुआती लेवल की आपने अपनी रिसर्च कर ली और अपना इंटरेस्ट देख लिया. इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा पढ़ने पर, आप किस में ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जो प्रैक्टिकल चीज़ जो हमने देखी अपने एग्ज़ाम में चूज़ करते टाइम, कि सोर्सेस किसके आसानी से अवेलेबल हैं,
टेस्ट सीरीज़ किसकी आसानी से मिल जाती है। कुछ कुछ आपके बहुत फेमस जगह के टेस्ट सीरीज़ होते हैं जिनसे पुराने टॉपर्स ने एग्ज़ाम निकाला होता है। आप उनकी स्ट्रैटेजी सुने, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ये टेस्ट सीरीज़ पढ़ी थी, ये वाला सोर्स पढ़ा था, ये वाला सोर्स मार्केट में प्रिंटेड मिलता है, यहाँ से टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। सो एक वो जो एक्सेसिबिलिटी होती है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हिस्ट्री की आपको हर जगह टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, सोर्सेज आपको हर जगह मिलेंगे, आपको पता भी रहेंगे। इसके कंपैरिजन में अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट देखेंगे, फ़िलॉसफी देखेंगे, आई थिंक फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी नहीं फ़िलॉसफी, तो उसका सोर्सेज का आपको उतना अंदाज़ा नहीं रहता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये आपको देखना है प्रैक्टिकलिटी कि सोर्सेज कहाँ से इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, किन्हीं टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, टेस्ट सीरीज़ है कि नहीं, मेंटरशिप अगर आपको, क्योंकि ऑप्शनल को आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आपको देखना है कि क्या आपको मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, अगर पड़ेगी तो क्या अच्छी मेंटरशिप आपके आसपास अवेलेबल है कि नहीं, ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं। तीसरा एक और जो फैक्टर कंसिडर करते हैं वो ये रहता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। जैसे एक हमारे जनरल थिंकिंग बन जाती है कि अच्छा ठीक है, अगर पिछले साल में अगर 8-10 लोगों ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से टॉप किया तो हमारे दिमाग में वो चल रहा है कि ठीक है कि मैं भी ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और करूँगा। सो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सोचा कि मैं क्या लूँ, तब मैंने जब टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखी, वीडियोस देखी, तो ऐसा कोइंसिडेंटली हुआ कि 4-5 टॉपर्स की वीडियो में जब मैंने देखा उनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो मेरे दिमाग में वहीं से हो गया कि सबसे पहला ऑप्शन मेरे दिमाग में सोशियोलॉजी आया, तो मैंने सोशियोलॉजी लिया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं कि आप देख लें कि बहुत सारे टॉपर्स जो निकल कर आ रहे हैं उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे, कौन से सोर्सेज लिए थे। तो बेसिक यही 3-4 चीज़ें हैं कि सोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, गाइडेंस मेंटरशिप अवेलेबल है कि नहीं अगर आपको चाहिए तो, और इंटरेस्ट आपका किस में है, सिलेबस किसका बड़ा है किसका छोटा है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा एक स्ट्रेटेजिक दिमाग से सोचते हैं कि इतने समय में मैं कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं, तो जब मैंने ऑप्शनल लिया तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही 4-5 चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच के किया कि इंटरेस्ट तो है, ठीक है, इंटरेस्ट मुझे हिस्ट्री में भी आ जाता, पर हिस्ट्री का सिलेबस मुझे लगा कि बहुत बड़ा है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उस तरीके से पर्सनलाइज्ड आपका होना चाहिए कि आप क्या कर पाएंगे, किस में इंटरेस्ट है, और ये 4-5 चीज़ें सोचकर आप देखें तो फिर आपको ऑप्शनल चुनने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा क्वेश्चन गौरव सर से है कि सर मेंस में इफेक्टिव आंसर को कैसे लिखा जाए जिससे अच्छे मार्क्स को प्राप्त किया जाए। ठीक है, जैसे आपने बताया कि मेंस में इफेक्टिव आंसर कैसे लिखना है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कुछ हमारे पास मॉडल आंसर के रूप में टॉपर्स की कॉपियाँ रहती है, आप उसे भी एक धारणाएं बना सकते हैं। और जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 में हो सकता है नहीं है कि हो नहीं सकता है कि आपका रैंक 1 जो है उसका मार्क्स बहुत अच्छा आए हों। तो जिसका पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आए हैं तो उनकी कॉपियाँ उठाइए, उसको एक तरीके से आप देखने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को समझ करके उन्होंने आंसर लिखा है या क्वेश्चन को आप कितना समझ पा रहे हैं। सेम क्वेश्चन को, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर 1 का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, उसी क्वेश्चन को आप एक फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट बनाने के बाद आप ये देखो कि टॉपर्स ने उसको किस फॉर्मेट में लिखा है, फिर मैं कितना दूर हूँ, और दोनों के अंतर को देख करके समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से उन्होंने बेहतर लिखा और मैं कहाँ पीछे रह गया हूँ। एक स्ट्रैटेजी ये है। दूसरा ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, उसके सारे क्वेश्चंस का एक कीवर्ड्स को याद कर लो और उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करो। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, ये नहीं कि क्वेश्चन का डायमेंशन कुछ और कहता है, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और कहता है और मैंने कुछ और लिख दिया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम ये नहीं है, ये यूपीएससी का एग्जाम है। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बनाने जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आपको ले जा रहा है। तो आपसे वो चेक करने की कोशिश कर रहा है कि ये गुण आपके अंदर है या नहीं है। तो आपके आंसर से ये प्रतीत होना चाहिए कि आप कितने एडमिनिस्ट्रेटिव हो, अर्थात आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, आपका इवैल्यूएशन कितना अच्छा है, आपका इंट्रो कितना अच्छा है। एक क्वेश्चन के माध्यम से वो हर वो चीज़ जानने की कोशिश करता है। उसे नॉलेज नहीं चाहिए, उसको ज्ञाता नहीं चाहिए, उसका डिलीवरी कितने बेहतर तरीके से आप कर पाते हो, उसको डिलीवर व्यक्ति चाहिए जो डिलीवरी आजकल के करता हो, जो अच्छा आंसर डिलीवर करता हो किसी भी क्वेश्चन को। आप ये मान के चलो, जैसे हम लोगों ने जो तैयारी की है वो मैं ये समझता हूँ कि जो यूपीएससी में 20 क्वेश्चन है
वो जनता हमारे पास 20 प्रश्न लेकर आई है और उसे मुझे सॉल्व करना है। तो प्रत्येक प्रश्न को आप उसी तरीके से लो जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में बैठे हैं और 20 जनता मेरे सामने है और सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। सभी को सटीक तरीके से शाब्दिक सीमा में रहते हुए आपको आंसर करना है जिससे कि जनता खुश रहे। जनता कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न है उसकी प्रश्न की सारी मांगे पूरी कर दी गई हो। तो इस तरीके से आप खुद को माइंड को प्रिपेयर कर सकते हो। टॉपर्स की कॉपी को देख करके अपने आप को जज कर सकते हो। खुद की कॉपी जो क्वेश्चन आपने लिखा है आज 10 दिन बाद आप खुद की कॉपी को खुद ही इवेलुएट कर सकते हो। आप देखोगे उसमें कंटेंट की कमी है या भाषा शैली की कमी है या फिर उसके डिमांड की कमी है जो आपने लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप बेहतर आंसर लिख पाओगे। महत्वपूर्ण यही है कि डिमांड को एग्जैक्ट समझो और लिखो। बहुत सारा प्रश्न ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो एक ही जैसा आपको लगेगा, लेकिन जब उसकी डिमांड को समझोगे तो अलग अलग डिमांड है सभी की। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हेलो मैम। हेलो सर, मेरा नाम अलीज़ा है और मेरा सवाल कंचन जी आपसे है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि IAS अधिकारियों को योग सिखाने का आपका अनुभव कैसा रहा और इस विशेष समूह के साथ आपको काम करते समय कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे हल किया? जी, तो जैसा कि सबसे श्रेष्ठ वर्ग जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि जो देश दुनिया को चला रहे हैं और आप उनको सिखाने चाह रहे हो, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही हो गई। क्योंकि जो फाउंडेशन के लिए बच्चे आते हैं वो तो वाकई बच्चे होते हैं, उन लोगों को कुछ समझाना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मटका जितना कच्चा होता है उसको कैसे भी आप तराश लो, पर पके पकाए मटके को तराश पाना तो मुश्किल काम है ना। तो अब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही आता है, फाउंडेशन फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कई कोर्सेज आते हैं और वहाँ पर वो लोग भी आते हैं जो सेवाओं में भी 15 से 16 साल जिन्होंने काम कर लिया है। तो फ्रेशर्स के साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था और अच्छा उनके साथ भी था, बट उसमें चैलेंजेस क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। जो फ्रेशर्स होते हैं वो हमसे डरते हैं कि अभी हमें क्लास में जाना है, हमारी अटेंडेंस भी मैटर करेगी, हमारी सारी चीज़ें मैटर करेंगी, क्लास में जाना है, जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा, चाहे हमसे सूर्य नमस्कार हो चाहे ना हो, पर हमें सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। और योग की क्लास में लोगों की मानसिकता ये रहती थी कि वो आते थे बहुत खुश होके कि आहा योग की क्लास में जा रहे हैं मतलब शवासन सोने को मिलेगा। वो नहीं होता था, वो वाकई नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे जो वो जगह है उसका काम है कि आपको शिक्षण और प्रशिक्षण इतना मजबूत देना कि आप कैसी भी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सको, तैयार कर सको। तो वहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट मेंशन किया जाता था कि इन पर कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए। तो आप भी तैयार रहिएगा उसके लिए। तो वो होता था कि आपको, पर हाँ हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था कि वो एक ऑफिसर है, उसकी उस डिग्निटी को हमें मेंटेन करते हुए उनको सिखाना भी होता था। फ्रेशर्स के लिए इजी था। अब जो फेज 4 का एक्सपीरियंस था मेरा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो ऑफिसर्स थे। अब उनको एक माइंडसेट हमारा पीछे होता है कि भाई ऑफिसर है, पता नहीं कोई बात का बुरा मान जाएंगे तो क्या ही होगा, पर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो वो उनसे ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट थे। जो फ्रेशर्स थे वो फिर भी अपनी चीज़ों में कोशिश करते थे कि हम कैसे भाग जाएं। फिजिकल जो प्रैक्टिस होती है, चाहे वो पीटी हो, योग हो, एरोबिक्स हो, कुछ भी, वो ये सोचते थे हम कैसे इनसे पीछा छुड़ाएं। पर वो लोग ये कोशिश करते थे कि हम कितना ज़्यादा टाइम और बिताएं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का सार समझ लिया था कि सर्विसेज में आके हमारा सबसे पहले शरीर खराब होने वाला है। तो उनको ये पता था कि ये जो टाइम है ये हमें वापस नहीं मिलने वाला। हम जितना सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों को कर पाएंगे वो आसान रहेगा। तो उनके साथ काम करना, बहुत छोटे बच्चे के साथ काम करना जैसा होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके साथ, और जो बिल्कुल हायर रैंक, हायर लेवल पे जा चुके होते हैं, वो बहुत सिंसियर होते हैं अपनी प्रैक्टिसेस के लिए। और तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे। हाँ, ये होता था क्योंकि वो अटेंडेंस मार्क होती थी तो उसके मार्क्स भी ऐड होते थे, वो आपके कैडर अलॉटमेंट में भी काम आते थे। बहुत सिंसियरिटी से उनके साथ में काम करना होता था और वो एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत था और उसके बाद में भी लगातार चल ही रहा है अभी तक। नए नए लोगों से मिलना तो अच्छा था। मेरा सवाल गौरव सर आपसे है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम टफ है, तो क्या प्रीलिम्स एग्ज़ाम पहले तैयारी करना होगा कि मेंस बाद में
मतलब दोनों में कंफ्यूजन है कि क्या पहले करे और क्या बाद में करे सर। ऐसी धारणाएं हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, यूपीएससी का तो ये रूल है। लेकिन तैयारी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो है वो यूपीएससी का जो क्वालिफाइंग सारी चीज़ें हैं, नंबर है, जैसे प्रीलिम्स का जो पास करने का है, जीएस का जो पास करने का और इंटरव्यू का है, तो इस तरीके से आप समय को डिवाइड करो और एक साथ तैयारी करो, क्योंकि मेंस जो है वो रिटेन है और उसके मार्क्स जुड़ते हैं यूपीएससी में। अगर आपका मेंस में परफॉर्मेंस नहीं है तो प्रीलिम्स पास करके कर भी क्या लोगे। और इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है, तो पर्सनालिटी आपकी 2 महीने में नहीं बनेगी। जब आप मेंस क्लियर कर लोगे तो पर्सनालिटी 2 दिन में नहीं डेवलप हो जाएगा। तो यूपीएससी की जो पर्सनालिटी है उसमें आपको टाइम लगेगा। यूपीएससी अर्थात जो अभी हमने बात भी किया था कि आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह वो खोजता है आपके अंदर, वो ब्यूरोक्रेट की आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं है। तो जो प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, मेरे हिसाब से वो तीनों साथ में तैयारी करो आप। प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, तीनों अगर एक साथ की जाए और समय को इस तरह से डिवाइड करो, जैसे मेरा जो डिवीजन रूल है इसमें 70, 20 और 10 का है। 70% आप मेंस को फोकस करो, 20% आप प्रीलिम्स को फोकस करो और 10% आप इंटरव्यू को फोकस करो पर डे। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया कि 20% देना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 7 घंटे आप आंसर राइटिंग करो, क्योंकि उसके मार्क्स अल्टीमेट आपको जुड़ेंगे। जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करोगे, चाहे वो जीएस का हो, एसए का हो या ऑप्शनल का हो, 70% को भी अगर डिवाइड कर पाओ तो इस तरीके से कर लो कि 50 + 20, 50% आप जीएस और एसए को दे दो, 20% आप ऑप्शनल को दो। देन 20% जो आपका समय बचा है, अर्थात अगर 10 घंटे में हम 2 घंटे की बात करें तो 2 घंटे आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाने में काम करो, फैक्ट पढ़ने में काम करो या करंट अफेयर पढ़ने में काम करो। जो भी तरीका हो आप उसको चूज कर लो और एटलीस्ट 1 घंटा या आधे घंटे आप इंटरव्यू को जरूर फोकस करो, पर्सनालिटी को जरूर फोकस करो। किस तरह से हमारा ड्रेस सेंस होना चाहिए, कैसे हम बात कर पाए। मान लेते हैं हमारे पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है, हम मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हैं, मिरर के सामने जो आपने पढ़ा है उसी को प्रेजेंट करो। तो मेरे हिसाब से जो मिरर के सामने जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, इससे आपको, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में भी हेजिटेट होते हैं। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं कि सर मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है लेकिन मैंने इससे पहले कुछ नहीं किया है। तो मैं उनको पहले 1 मंथ सिर्फ बोलता हूँ कि मिरर के सामने जो आपने पढ़ा है कोई टॉपिक लो और बोलो। उससे क्या होता है ना कि बोलने की आदत होती है और उनके अंदर जो हेजिटेशन होता है वो दूर होता है। यही अगर आप 1 साल से थ्रू आउट करते रहोगे, जब से शुरू किया है, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देखोगे यूपीएससी के मार्क्स में किसी को 102 नंबर आता है, वही कोई व्यक्ति हो जाए 220 भी लाता है, 217 भी लाता है, 215 भी लाता है और 205 भी लाता है। तो ये वही पर्सनालिटी का डिफरेंस है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों साथ में तैयारी करो, क्योंकि तीनों का वेटेज है। और जिस तरह से मैंने डिवीजन रूल बताया है, आप इस तरह से फॉलो करोगे, शायद ये बेहतरीन है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियां सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो 2 कोचिंग्स और मान गई हैं, KSG IAS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।